नमस्कार दोस्तों, सिविल से स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए अब तक के जीएस के क्वेश्चंस। लेकिन इन सब क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस नहीं किया जाएगा, इसको हम पार्ट वाइज बताएंगे। इसमें कई क्वेश्चन पार्ट वाइज डिवाइड रहेंगे। अभी हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे इसमें जीएस के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचौछा दरगाह शरीफ स्थित है? ऑप्शन ए संत कबीर नगर, बी मिर्जापुर, सी अंबेडकर नगर, डी सुल्तानपुर। जो आंसर है अंबेडकर नगर, ऑप्शन सी। किचौछा जो शरीफ है वो सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर साहब की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म ईरान के सिमनान प्रांत में 1387 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेमनान प्रांत के बादशाह थे, जिनकी मृत्यु 1399 ईस्वी में हो गई थी और 13 साल की उम्र में सैयद मखदूम साहब पिता की जगह राजगद्दी पर बैठे। लेकिन कुछ समय अंतराल के बाद इनका राजपाट से मोह भंग हो गया और राजपाट अपने भाई को सौंपकर खुद को मानवता से जोड़ लिया। और यही सैयद मखदूम साहब लोगों की भलाई के लिए उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर जिले में स्थित टांडा तहसील के किचौछा शरीफ को अपना अध्यात्म केंद्र बनाया। इनकी किचौछा शरीफ में आज भी दरगाह बनी हुई है और हर साल मुहर्रम के महीने में लाखों लोग इनकी मजार पर मन्नतें लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए सितार, बी वायलिन, सी तानपुरा, डी बांसुरी। जो इसका आंसर है वो बी है, वायलिन। जो श्रीमती एन राजम है उनका संबंध वायलिन से है। ठीक है, अन्य वाद्य यंत्रों से संबंधित नाम हम देख लेते हैं। जैसे सितार है, सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां। सरोद से रिलेटेड है अमजद अली खां, अली अकबर खां एवं अलाउद्दीन खां। बांसुरी से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष इत्यादि। तबला से संबंधित हैं अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, गुदई महाराज एवं किशन महाराज। वायलिन से संबंधित हैं डॉक्टर एन राजम, विष्णु गोविंद जोग एवं संगीता राजन, संतूर शिव कुमार शर्मा। और वीणा से संबंधित हैं एस बालचंद्रन एवं बदरुद्दीन डागर इत्यादि। अगला क्वेश्चन है मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी शिव मंगल सिंह सुमन, सी महादेवी वर्मा, डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका आंसर है बी शिव मंगल सिंह सुमन। यानी मिट्टी की बारात के जो लेखक हैं वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन। हम अन्य पुस्तकें और उनसे संबंधित लेखकों के नाम देखते हैं। जैसे बुद्ध चरित्र के हैं अश्वघोष, कादम्बरी के हैं बाणभट्ट, सूरसागर एवं साहित्य लहरी सूरदास ने लिखी है, मृच्छकटिकम शूद्रक ने, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गोदान गवन रंगभूमि एवं कर्मभूमि के लेखक हैं प्रेमचंद्र, चिदम्बरा के सुमित्रानंदन पंत, उर्वशी कुरुक्षेत्र के रामधारी सिंह दिनकर, यामा के महादेवी वर्मा और अनामिका के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, बी लखनऊ, सी आगरा, डी नोएडा। इसका आंसर है सी आगरा। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा में है। अन्य संस्थान और उनसे संबंधित शहर हम देख लेते हैं। जैसे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान बहुत बार पूछा जा चुका है, इसमें यह है कोयम्बटूर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है पणजी में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान वाराणसी। इसमें केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान एकदम याद कर लीजिए देहरादून और औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ।
ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों में गिरकर हुई थी? ऑप्शन ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी हुमायूं। इसका आंसर है डी हुमायूं। हुमायूं के बारे में देख लेते हैं। हुमायूं बाबर के पुत्र थे जो कि 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे और इनका जो युद्ध है वो 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ा गया। उसके बाद कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, वो भी शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया। दोनों में हुमायूं पराजित हुए और इसके बाद 1540 से वो 1555 के बीच वो निर्वासित रहे। 1555 में हुमायूं सिंध चले गए और 15 वर्षों तक जब वो निर्वासित रहे तो पुनः 1555 में उन्होंने सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली को मुगल वंश की राजगद्दी दे मिल गई और इनकी मृत्यु जो है वो 1556 ईस्वी में हुई, जब ये अपने दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गए थे। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? ऑप्शन ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी अकबर, डी बहादुर शाह प्रथम। तो मोर सिंह इसका आंसर है शाहजहां। तो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन जो है वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। पहले ये आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित कर दिया गया है और इसी मयूर सिंहासन को नादिर शाह द्वारा ईरान ले जाया गया। इसके बाद जो और क्वेश्चन शाहजहां से संबंधित देख लेते हैं कि इन्होंने कई इमारतें बनवाई, जैसे दिल्ली में लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास और दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरे की मोती मस्जिद व फेमस ताजमहल शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों है? ऑप्शन ए क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, ऑप्शन बी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ऑप्शन सी क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, ऑप्शन डी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। बोध गया जो है ऑप्शन बी सही है, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनसे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं कुछ। गौतम बुद्ध को का जन्म जो हुआ था वो 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में हुआ था और जो नदी थी वो निरंजना नदी थी और पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था और जब इन्होंने उपदेश दिया इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इन्होंने जितने भी उपदेश दिए वो जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में दिए। इसके बाद इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गई थी। इनकी मृत्यु को नाम दिया गया महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता की? ऑप्शन ए 1922 गया, बी 1923 दिल्ली, सी 1924 बेलगाम, डी 1925 कानपुर। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1924 बेलगाम। हमें जानकारी है कि जो गांधी जी थे वो इनका प्रथम और अंतिम अधिवेशन था जो इन्होंने कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया। ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता ए.ओ. ह्यूम ने की थी और इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी और जो इसके ए.ओ. ह्यूम थे वो स्थापना करता थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? ऑप्शन ए स्टैनली बॉलविन, बी नेविल चेम्बरलेन, सी विंस्टन चर्चिल, डी जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। इसका आंसर है ऑप्शन डी जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। तो जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1932 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की थी। रैमसे मैकडोनाल्ड जो थे उनका कार्यकाल 1929 से 1935 था, जब ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने के बाद खुद को गोली मार ली थी? ऑप्शन ए भोपाल, बी इलाहाबाद, कानपुर, डी जबलपुर। ये तो सभी को पता होगा कि इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, इलाहाबाद में। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को सुखदेव के साथ इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क में कुछ योजनाओं को तैयार कर रहे थे। उसी समय ब्रिटिश पुलिस ने उन पर हमला कर दिया और वो अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आना चाहते थे। वे शहीद होकर ही ख़त्म होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो एक लास्ट गोली बची थी उसे अपने ऊपर मार ली। इनके नाम पर अब अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क पड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। आंसर से नर्मदा नदी। हमें कुछ जानकारी, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो नर्मदा और ताप्ती नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है, क्योंकि इनकी मेन विशेषता है कि ये भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। आंसर है कर्नाटक, ऑप्शन सी। हम कुछ वन्यजीव अभयारण्य और उससे संबंधित राज्य देख लेते हैं। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य है झारखंड में, गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा, मुदुमलाई जीव अभयारण्य तमिलनाडु में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक, पाखल आंध्र प्रदेश में, मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, घाना पक्षी विहार है राजस्थान में, रणथंभौर एवं जीव अभयारण्य भी राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए मिजोरम, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश है। भारत के इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा घनत्व वाला प्रदेश पाया गया था बिहार, और सबसे कम जनघनत्व वाला प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को कहा गया था। अगर देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा घनत्व दिल्ली और सबसे कम लक्षद्वीप में है। भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सिक्किम सबसे छोटा है। बात की जाए सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तो केरल है। अगला क्वेश्चन है, डेन्यू नदी उद्गम किस देश में है? ऑप्शन ए हंगरी, बी जर्मनी, सी रोमानिया, डी ऑस्ट्रिया। आंसर है जर्मनी। डेन्यूब नदी जो है यूरोप में बहने वाली एक नदी है, जिसका उद्गम जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है उनकी पहाड़ियों से हुआ है। और जो डेन्यूब नदी है वो काला सागर में जाकर गिरती है। ये यूरोप की वोल्गा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है।
अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? उत्तर अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी एशिया, डी अफ्रीका। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है एशिया। एशिया में देखा जाए कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चाइना, उसके बाद है भारत। और जनसंख्या घनत्व तो अगर एशिया में बोला जाए सबसे ज़्यादा कौन से देश का है, तो वह सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए सतलज, बी रावी, सी व्यास, डी चिनाब। आंसर है बी रावी। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो रावी है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। अगला क्वेश्चन है, गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए कोलंबिया, बी मैक्सिको, सी इटली, डी हवाई। आंसर है कोलंबिया। गैलेरस ज्वालामुखी कोलंबिया में स्थित है और यह ज्वालामुखी इक्वाडोर देश के साथ लगने वाला कोलंबिया देश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इक्वाडोर का देश का माउंट कोटोपैक्सी है, लेकिन यहाँ करेक्शन कर लीजिए, ये ओजस डे सलादो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। नहीं नहीं सॉरी, सबसे ऊंचा बोलेंगे तो ओजस डी सलादो है। और अगर क्वेश्चन आया कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी तो वो कोटोपैक्सी है। अगला क्वेश्चन है, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। जो थोसेघर जलप्रपात है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अन्य फैक्ट देख लेते हैं। दूध सागर जलप्रपात है वो गोवा राज्य में स्थित है। जो जिसे गोरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। डुडुमा जलप्रपात जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और नियाग्रा जलप्रपात है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा देश की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी की अनुमानित प्रतिशतता क्या है? ऑप्शन है ए 70%, बी 60%, सी 80%, डी 90%। आंसर है 90% डी। जो उत्तरी गोलार्ध में है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहीं है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध जो है वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, वहाँ जनसंख्या बहुत ही कम है। अगला क्वेश्चन है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति हुए? ऑप्शन ए 16वें, बी 14वें, सी 12वें, डी 11वें। आंसर है 14वें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? ऑप्शन ए हर छठे वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन बी हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन सी हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन डी हर तीसरे वर्ष की समाप्ति पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 243 आई उपबंध करता है कि राज्य का एक राज्यपाल संविधान 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर और उसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के भीतर और उसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अवसान पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। एक लाइन में देखें तो 243 आई में वित्त आयोग का गठन है। उत्तर प्रदेश मतलब किसी राज्य का। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या कौन से आर्टिकल में है? ऑप्शन ए 123, बी 121, सी आर्टिकल 125, डी 127। आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 123। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है वो आर्टिकल 123 में है। और अगर राज्यपाल की देखा जाए तो 213 है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन ए 17, बी 19,
सी 15, डी 12। आंसर है डी 12। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 250 है, जिसमें 245 वर्तमान में अभी सदस्य हैं। 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा में सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष की ज़रूरत होती है। राज्यसभा जो है वो संसद का एक स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है, लेकिन जो इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। इसमें 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। ऑप्शन ए राज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी मुख्यमंत्री। आंसर इसमें होगा ऑप्शन ए राज्यपाल। जो राज्यपाल है उनको विधानमंडल का जो है सभा उसको आह्वान या सत्रावसान करने की शक्ति है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति को ये शक्ति मिलती है। ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन भी है करंट का, करंट के क्वेश्चन है ये। हाँ, क्वेश्चन है विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 अप्रैल, बी 23 मई, सी 18 जून, डी 29 जुलाई। आंसर है ऑप्शन डी 29 जुलाई। 29 जुलाई को जो है वो बाघ दिवस मनाया जाता है। ये कब से शुरू हुआ? 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए बाघ सम्मेलन में, तब से लेकर 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 2022 में बाघों की संख्या लगभग 2 गुनी बढ़ गई है या लक्ष्य रखा गया है बढ़ाने का। ये भी करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं जो उस समय आए हुए थे 2018 में। यहाँ हमारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के वो अभी डिस्कस करना नहीं होगा क्योंकि ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। चलिए यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का समाप्त करते हैं। अगले जीएस के क्वेश्चन अगले पार्ट में हम फिर से लेके आएंगे। और आपको अगर हमारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन सही लगा हो, पसंद हो, तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।